नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का यह विशेष सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, लर्नर्स का, व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज का सेशन केमिस्ट्री का सेशन है। आज के सेशन पर नीट के सवाल, स्टेट पीएससी के सवाल, यूपीएससी एसएससी के सवाल, लेकिन पूरे सेशन पर आज जो हमारा फोकस होगा वो पीएनएसटी के परीक्षा पर ज़्यादा होगा, क्योंकि पीएनएसटी की परीक्षा के फॉर्म भरे जाने हैं और जल्दी ही उसकी परीक्षा होगी। उसको ध्यान में रखते हुए आज सवालों का कलेक्शन हमने किया है। सवालों की संख्या पूरे सेशन में कुल 15 होगी। पहले चरण में हम सारे सवाल आपके सामने रखेंगे, आपसे उत्तर पूछेंगे, और जब दूसरे चरण में आएंगे तो हर सवाल का एक माकूल डिस्कशन लिख करके आपको समझाएंगे। इसलिए जब आप क्लास में ज्वाइन करें तो लगातार पूरे सेशन में आप हमारे साथ बने रहें। भले आपसे सवाल ना बने, पर उस सवाल का थ्योरेटिकल डिस्कशन आप पढ़कर जरूर जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो एमसीक्यू तो आपका तैयार ही होगा, साथ में थ्योरी भी तैयार हो जाएगी। इसलिए पूरे सेशन को शुरू से लेकर के और अंत तक जुड़े रहें। क्लास को बीच में विथड्रॉ ना करें, यह आपके फायदे के लिए ही होगा। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। और जल्दी ही हम सब उस मंजिल की ओर पहुंच रहे होंगे कि हम उस तरह की क्लास आपको दे पाएं जैसे अनअकैडमी पर दे रहे थे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को समझने की, अपने भविष्य को संवारने में उपयोग करें। सिर्फ इसका यह मतलब नहीं कि आप 5 मिनट बढ़ाएं, इसका यह भी मतलब है कि आप अपने भविष्य को खुद बनाएं। हर सवाल पर, माना सवाल कठिन होंगे, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे पीएनएसटी की परीक्षा हो, साधारण सवाल नहीं आते। इसीलिए एक सवाल हम पूछने के बाद उसका एक पन्ना अलग से डिस्कशन के साथ लगाने, और वो जो पन्ना लगाया है वो आपके लिए नोट्स बनाने का एक जरिया बनेगा। तो बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो चलें सेशन की ओर, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पीएनएसटी, नीट और यूपीएससी का ये कॉमन सवाल। पहला सवाल कोशिश कीजिएगा बन जाए। हो सकता है कुछ बच्चों से बने, कुछ बच्चों से ना बने। कमेंट सेक्शन में आप उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा, और फिर जब पूरे सवाल हो जाएं तो आप अपने आप को खुद जांचिएगा कि आपसे कितने सवाल बने। और जब सेशन समाप्त हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए कि सर हमसे इतने सवाल बने। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आज शाम को जब ये क्लास 5 बजे लाइव रहेगी तो हम भी सेशन के साथ लाइव मिलते हैं, आपसे पूछते हैं कौन सा सवाल नहीं बना, या आपने गलत उत्तर दिया तो क्या चीज़ इसमें गलत है। इसलिए शाम को 5 बजे के लाइव सेशन में आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। पहला सवाल, रेड लेड की बात कर रहे हैं। रेड लेड अंग्रेजी वाले बच्चे समझ चुके होंगे, लाल लेड होता है। पहला सवाल है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसका केमिकल फार्मूला
Pb3O4 है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह लेड ऑक्साइड है, PbO है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह PbO2 है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह Pb2O3 है। हमारा सवाल सीधा सा है, यदि आपको केमिस्ट्री की या लेड वाले चैप्टर की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, लेड के ऑक्साइड को आपने पढ़ा होगा। अब देखिए, बच्चे कहते हैं साहब हमने तो थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन नेट में, पीएनएसटी में, यूपीएससी ने ऐसे सवाल को पूछ दिया कि लेड तो आपने पूरा पढ़ा था, यदि आपने लेड की ऑक्साइड की थ्योरी नहीं पढ़ी थी तो उत्तर नहीं बनेगा। इसलिए गहराई से आप थ्योरी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अंग्रेजी में इसको रेड लेड भी कहते हैं, रेड लेड। रेड लेड का केमिकल फार्मूला हमने पूछा है और इसके विस्तार से केमिकल फार्मूले को रासायनिक क्रिया के साथ हम आपको बताएंगे। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भी हमने डिस्कशन का पेज लगाया है। रासायनिक क्रिया के साथ यदि आपको आता है तो रासायनिक क्रिया के साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हमें अंदाजा लगे कि क्या आपकी तैयारी पीएनएसटी की परीक्षा के लिए जो आगे आने वाली है, क्या आपकी तैयारी परिपूर्ण है। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यह सवाल छत्तीसगढ़ और झारखंड की पीएससी में पूछा गया। गैमेक्सिन, अंग्रेजी में भी गैमेक्सिन, का नाम है। दूसरा सवाल है गैमेक्सिन का नाम क्या है। ऑप्शन सोच समझ करके पढ़िएगा। क्या उसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, क्या उसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या उसका नाम हेक्साक्लोरोबेंजीन है, हेक्साक्लोरोबेंजीन है। अब देखिए कितनी गहराई का यह सवाल छत्तीसगढ़ पीएससी ने और झारखंड पीएससी ने पूछा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कितने अंदर जाकर के ये सवाल पूछ रहा है। गैमेक्सिन का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, हेक्साक्लोरोबेंजीन है। तीसरा सवाल 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सिन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन है, हेक्साक्लोरोबेंजीन है। गैमेक्सिन, इसको सामान्य नाम से गैमेक्सिन कहते हैं। यह तो पक्का है कि यह बेंजीन और क्लोरीन का मिश्रण किसमें उपयोग में आता है यह भी नहीं बताएंगे, क्योंकि पीएनएसटी ने एक सवाल इसके उपयोग पर पूछा था। आप इसको ढूंढिएगा।
जो पीएनएसटी के बच्चे हैं इसके यूज पर चले जाएंगे, यदि यूज जानते होंगे तो ये भी बन जाएगा। गैमेक्सेन का नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, हेक्साक्लोरोबेंजीन है, या 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, या 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन है। सही ऑप्शन यदि आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं आता तो डिस्कशन का पेज हम लगाए हैं, पूरी रासायनिक क्रिया लिख करके कैसे लिखा जाता है, बेंजीन क्या होती है, इसका भी पूरा तथ्यात्मक विवरण डिस्कशन के पेज में थ्योरी के साथ आपको देंगे। तीसरा सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर एक सवाल पीएनएसटी और नीट ने पूछा। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से 8:8 8:8, इंग्लिश वाले बच्चे समझ लीजिए, खासकर एक लड़की ज्वाइन करती है लाइव क्लास में, चेतना ठाकुर, इतना तो समझ लेना, इतनी अंग्रेजी तो या इतनी हिंदी तो समझ लेते होगे जितनी हम बोल रहे हैं या कर लेते हो, इसलिए बार बार ये मत कहो कि नहीं समझ रहे हैं, उत्तर बताना ही पड़ेगा सही। निम्नलिखित में से 8:8 समन्वय संख्या का उदाहरण है। समन्वय संख्या का उदाहरण। एक इंग्लिश मीडियम का और बच्चा विवेक ठाकुर जुड़ता है, वो भी कहता है सर बहुत कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो बच्चे ध्यान रखो, 8:8 समन्वय संख्या को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। उत्तर बताना ही पड़ेगा, आप घुमा नहीं सकते हमको कि साहब हिंदी में था इसलिए हम उत्तर नहीं कर पाए। यदि आप हमारे साथ लाइव रहोगे और उस समय पूछोगे, सीधा हम आपको इंग्लिश में ही सवाल बोल देंगे। लेकिन हिंदी बताना इसलिए जरूरी है कि हिंदी में बच्चे ज़्यादा जुड़े होते हैं, मातृभाषा भी है हिंदी। तो निम्नलिखित में से 8:8 समन्वय संख्या का उदाहरण क्या है, यह आपको बताना है। कैल्शियम फ्लोराइड, ए ऑप्शन CaF2, बी ऑप्शन दे रहे हैं सीजियम क्लोराइड, सी ऑप्शन दे रहे हैं जिंक सल्फेट, और डी ऑप्शन दे रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से 8:8 समन्वय संख्या का उदाहरण आपको बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताने हैं कि इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी इस चैप्टर तक ना पहुंचे हों, या कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है यदि नहीं पहुंचे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, इसका भी सेपरेट वीडियो हम बना करके आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि पीएनएसटी की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, हम चाहते हैं कि स्पीड के साथ आपको पढ़ा दें, क्योंकि क्लास एक दिन के अंतराल के बाद आती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन क्लास हो तो 1 घंटे से 1.5 घंटे कर दिया हमने उसको कि 1.5 घंटे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स करवा दें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वास्तव में इसकी संरचना से जुड़ा हुआ, क्रिस्टली स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इतना हिंट दे रहे हैं। आप उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा इसका डिस्कशन हम तीसरे पेज में करेंगे। बच्चों चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम आपने सुना होगा, उसका रासायनिक सूत्र हम पहले लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है ये देखिएगा, K4 Fe CN6 में, MPSI में भी ये सवाल पूछा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन की
Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था है। K4Fe में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये चौथा सवाल है। सोच समझ कर, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी तभी बनेगा, और नहीं तो जो हम उत्तर आपको दे रहे हैं वो काफी नजदीक है, धोखा खाओगे। और यदि निकालना आता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे निकाला। ए ऑप्शन दे रहे हैं +6, बी ऑप्शन दे रहे हैं +2, सी ऑप्शन दे रहे हैं +4 और डी ऑप्शन दे रहे हैं +3। अब ये कैसे हम ऑप्शन दे रहे हैं, कैसे निकालेंगे, ये हम फार्मूला लिख करके डिस्कशन के पेज में आपको समझाएंगे। तो यहां पर जैसे हम निकाल देंगे उसी तरह का फार्मूला आपको बाकी के लिए भी काम करेगा। तो ये चौथा सवाल, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर। अम्लीय हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन पर यह सवाल है, पीएनएसटी ने पूछा है। अम्लीय हाइड्रोजन निम्न में उपस्थित होता है। एसिडिक हाइड्रोजन निम्न में, थोड़ा सा सवाल को यदि समझे तो उत्तर आपके पास होगा। सवाल को 2 बार पढ़ लीजिए। एसिडिक हाइड्रोजन किस में है ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं इथाइन में, एथाइन। बी ऑप्शन दे रहे हैं ईथीन में। कार्यात्मक समूह की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर यदि आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा तो उत्तर बनेगा। एसिडिक हाइड्रोजन निम्न में उपस्थित होता है इथाइन में, ईथीन में, ईथेन में या बेंजीन। इथाइन, ईथीन, ईथेन या बेंजीन। सही जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। 5वें सवाल पर भी हमने डिस्कशन लगाया है, डिस्कशन भी इसका विस्तार से हम करेंगे, आपको समझाएंगे। 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नीट में, पीएनएसटी में और रेलवे में पूछा गया। निम्नलिखित समीकरण से, निम्नलिखित समीकरण से शोधन की कौन सी विधि प्रकट होती है। निम्नलिखित समीकरण से शोधन की कौन सी विधि आपको दिखाई देती है, जरा सोच विचार कर एक रासायनिक क्रिया लिखते हैं और फिर आप बताने की कोशिश कीजिएगा। Ti + 2I2 टाइटेनियम को आयोडीन के साथ मिक्स किया,
500 डिग्री 500 केल्विन पर ये बनाता है TiI4। फिर 1675 डिग्री पर केल्विन पर ये टूट जाता है Ti+2I2। मतलब ये शोधन हो गया, ये धातु को निकाल लिया गया। ये विधि, ये इसको अशुद्ध बोलते हैं, इम्प्योर है, ये अशुद्ध है। और यहां पर जो हमें मिला ये पूरी तरह से अशुद्ध ही इसके साथ हट गई, पूरी तरह से प्योर। अब हमारा जो सवाल है कि ये विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पोलिंग मेथड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बेसेमरीकरण है, मतलब बेस मिला करके उसको किया जाता है, बेसेमरीकरण है। क्यूपेलीकरण है, क्यूपिलाइजेशन है, क्यूपेलीकरण है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, बैन आर्कल डे बोअर विधि। बैन आर्कल डे वोअर मेथड। अब यदि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस धातु को पढ़ा होगा तो धातु के शुद्धिकरण में कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है तभी बने। देखा, यूपीएससी का है सवाल, नीट का सवाल है, पीएनएसटी का सवाल है, और यूपी पीसीएस में भी ये सवाल पूछा है। कितनी गहराई से सवाल पूछा है, देखिए जरा, कोशिश कीजिए, ये सवाल बनता है। नहीं बनता तो इसका डिस्कशन का पेज 6वें पर हम लाए हैं, आपको डिस्कस करके समझाएं। बच्चों, 7वां सवाल, 9th और 10th में एक भट्ठी हम लोग पढ़ते थे, बात्या भट्ठी, उससे जुड़ा हुआ है एक सवाल पीएनएसटी में पूछा। लोहे का जब सेपरेशन किया जाता है, लोहे के प्रगलन में बात्या भट्ठी में अब यदि आपने उसका चित्र देखा होगा तो डिग्री टेम्परेचर, जब कभी आप चित्र देखेंगे तो उसमें टेम्परेचर बाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। लोहे के प्रगलन में बात्या भट्ठी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न अभिक्रिया होती है। पीएनएसटी वाले बच्चों याद रखना, साइंस के जितने भी, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, काफी गंभीर सवाल पूछे जाएंगे। गंभीर सवाल का मतलब यह है, जितने चैप्टर आपके कोर्स में हैं उसमें डूब करके पढ़ लीजिए, या डूब करके आपने नहीं पढ़ा तो समझ लेना फिर उत्तर नहीं बनेगा। ये देखो, बात्या भट्ठी के अंदर जाकर के टेम्परेचर के बीच में रासायनिक अभिक्रिया को पूछ रहा है, कौन सी क्रिया होती है। ए ऑप्शन देखिएगा, FeO प्लस SiO2 इजिकल टू FeSiO3। बी ऑप्शन दे रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
SiO2 इज इक्वल टू CaSiO3। सी ऑप्शन दे रहे हैं FeS प्लस O2 इज इक्वल टू, एक ही रासायनिक क्रिया है और टिपिकल रासायनिक क्रिया है, पकड़ पाए तो उत्तर बनेगा FeS प्लस O2 इज इक्वल टू Fe प्लस SO2। और डी ऑप्शन दे रहे हैं Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। अब यदि आप बात्या भट्टी के ऊपरी हिस्से में जो अयस्क होता है, अयस्क का नाम हम आपको याद दिलवा देते हैं, ट्रिक दे देते हैं, हेमेटाइट अयस्क होता है, हेमेटाइट से आयरन को अलग करते हैं। जब वो ये ऊपर आयरन पहुंचता है तो किसके द्वारा रिड्यूस होता है, बस इतना बताएंगे, सही जवाब कीजिएगा। नहीं बन पाया कोई बात नहीं, डिस्कशन के 7वें सवाल पर हम आपको बताएंगे। 8वां सवाल बच्चों आपके सामने, ये प्रैक्टिकल से पूछ रहा है सवाल। 12th में या 10th में आपने प्रैक्टिकल में किया होगा। ये भाई सवाल रेलवे ने पूछा है, MPSI ने पूछा है। इस सवाल को यदि आपने ईमानदारी से 12th और 10th पढ़ा होगा तो पक्का ये बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट कौन सा प्रतिकारक रिएजेंट, निम्न में से कौन सा प्रतिकारक एथिलीन एवं एसेटलीन के बीच, एथिलीन का मतलब है C2H4 याद रखना, एवं एसेटलीन इसका होता है C2H2 के बीच विभेद करने के लिए या अंतर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एथिलीन और एसेटलीन के बीच एक रिएजेंट ऐसा है जो अक्सर इस्तेमाल होता है और यही रिएजेंट दोनों में विभेद दिखाता है। उस रिएजेंट का यदि आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो बन जाएगा, ये ऑप्शन दे रहे हैं। इसीलिए कहा 10th 12th को आपने अच्छे से प्रैक्टिकल पढ़ा होगा, अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी तो बनेगा ए। क्या वह ब्रोमीन वाटर है? क्या वह ब्रोमीन जल है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बेसिक केमनोफोर है, क्षारीय केमनोफोर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सांद्र H2SO4 है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड है। क्यूप्रस क्लोराइड है। अच्छा सवाल है। ब्रोमीन जल है, क्षारीय केमनोफोर है, सांद्र H2SO4 है क्या यह आपको बताना है। अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड है। अक्सर आप केमिस्ट्री के लैब में जाइए, इसमें से अक्सर
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में अक्सर इस्तेमाल होता है। ये रहा इसका हिंट। 8वां सवाल नहीं बनेगा तो रासायनिक क्रिया बना करके आपको समझाएंगे 8वें सवाल। बच्चों 9वां सवाल, मॉलिक्यूलर वेट पर फिजिकल केमिस्ट्री का ये सवाल पीएनएसटी में पूछा गया। मॉलिक्यूलर वेट पर आणविक भार योग होता है। अंग्रेजी में लिख लो मॉलिक्यूलर वेट। देखिए केमिस्ट्री के तीनों पार्ट को हमने छूने की कोशिश की। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो परीक्षाएं हैं ज़्यादातर पीएनएसटी के सवालों को आज इकट्ठा किया है। ऐसे ही जो परीक्षाएं आती जाएंगी उनको प्राथमिकता के क्रम में रखेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सरल सवाल नहीं आएंगे, कठिन सवाल आएंगे। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है थ्योरी आप पढ़ लीजिए, सवाल मत रटिएगा, थ्योरी पढ़िएगा। थ्योरी में जहां भी दिक्कत लगे आप हमको तुरंत बताइएगा। इतनी बेहतरीन थ्योरी हम आपको पढ़ाएंगे कि चलते हुए क्लास में आप याद कर लोगे। मॉलिक्यूलर वेट किसका किसका योग है ये आपको बताना है। योग होता है, किसका योग होता है साहब? जबकि ये सामान्य सा सवाल है, फिर भी आप गलत करोगे। क्या हुआ? प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या सिर्फ प्रोटॉन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या प्रोटॉन धन इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूलर वेट का योग, मॉलिक्यूलर वेट अक्सर आपकी किताब पर यह लिखा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री में एक फार्मूला लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, वो आपको बताना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वनली प्रोटॉन वनली इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर वेट को आपकी किताब पर 9th 10th और 12th के आसपास 11th की जो बुक है उस पर मॉलिक्यूलर वेट को हिंट ये दे रहे हैं ए से प्रदर्शित किया गया है। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है। नहीं बनेगा इसका भी डिस्कशन का पेज हमने लगाया है, डिस्कस करेंगे। 10वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, यूपीएससी का ये सवाल। मार्कोनिकॉफ सुना होगा केमिस्ट्री में, नहीं सुना है तो सुनिए, ढूंढिए इसको। प्रति मार्कोनिकॉफ संकलन निम्न में नहीं पाया जाता। संकलन निम्न में नहीं पाया जाता। निम्न में नहीं पाया जाता। प्रति मार्कोनिकॉफ संकलन निम्न में नहीं पाया जाता। आपके लिए सवाल नया हो सकता है, लेकिन सवाल सरल इसलिए है कि जब आप केमिस्ट्री की शुरुआत करते हो या केमिस्ट्री पढ़ते हो यह शब्द आता है। जानने की कोशिश करो बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट, बताना हमें उत्तर। ऑप्शन हम दे रहे हैं, क्या वो प्रोपीन है? क्या वो प्रोपीन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ब्यूटीन 1 है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ब्यूटीन 2 है?
और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पेंटीन 1 है? एक ये नियम है, ये हिंट हम आपको दे रहे हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम है। मार्कोनिकॉफ का नियम किस पर लागू नहीं है, ये आपको बता देना है। केमिस्ट्री का ये बेसिक नियम किस पर लागू नहीं होता, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन 1, 2 या पेंटीन पर। यदि ये आप बता दिए तो डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, 10वां का भी डिस्कशन हम करेंगे। बच्चों 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित पेयर्स में, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? जोड़ा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें जो गलत जोड़ा है कुल मिलाकर के वो बताइए। देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। सवाल काफी सरल है, हमने अपने से ये सवाल को बनाया है। बोर, क्या इनका संबंध आइसोटोप से है, समस्थानिक से है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या रदरफोर्ड का संबंध, रदरफोर्ड का संबंध प्रोटॉन से है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या जे चैडविक का संबंध, जे चैडविक का संबंध न्यूट्रॉन से है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या जे जे थॉमसन का, जे जे थॉमसन का संबंध इलेक्ट्रॉन से है? क्या बोर का संबंध समस्थानिक से है? क्या रदरफोर्ड का संबंध प्रोटॉन से है? क्या जे चैडविक का संबंध न्यूट्रॉन से है? या क्या जे जे थॉमसन का संबंध इलेक्ट्रॉन से है? यदि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के थ्योरेटिकल डिस्कशन को या एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्योरी आपने पढ़ा होगा तभी ये सवाल बनेगा। 11वां सवाल नहीं बनेगा तो इसको भी बताएंगे, थ्योरी हम आपको समझाएंगे। 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सवाल पीएनएसटी ने और नेट दोनों ने पूछा, किसे राइट एक अयस्क है? नाम सुना होगा। यदि आप साइंस पढ़ी है तो ओर्स होते हैं जो जमीन से निकलते हैं वो अयस्क कहलाते हैं। अयस्क शुद्ध नहीं होते, वो उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां होती है, इसीलिए अयस्क है। एक अयस्क का नाम लिख रहे हैं, आपको बताना है कीसेर टे राइट, की सी टे राइट, की सी टे राइट अयस्क और है। किसका है ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह टीन का है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह जिंक का है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह लेड का है? डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह तांबे का है? पीएनएसटी का यह भी सवाल है कि इसे राइट अयस्क या और किसका है? टिन का है, जिंक का है, लेड का है या तांबे का है? यह आपको बताना है। और इसका एक नाम किसेराइट का सामान्य नाम भी है। यदि आपको आता है तो सामान्य नाम को कमेंट सेक्शन में लिखेगा तो हम अंदाजा लगाएंगे कि आपने अयस्कों को भी पढ़ा है
क्योंकि अयस्क से पीएनएसटी वाले बच्चों सतर्क रहो, अयस्कों से भी सवाल आएंगे, उसको भी आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। लेकिन इतना ओवर प्रेशर मत लेना, यदि आपने ओवर प्रेशर लेकर के कोई पढ़ाई की कुछ नहीं याद होगा। हंसते हंसते मनोरंजन के साथ 1 घंटे पढ़ो, 15 मिनट आराम करो, फिर 1 घंटे पढ़ो, फिर 15 मिनट आराम करो। इस तरह से पढ़ाई करना आपको याद होता रहेगा। बच्चों 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर। किसी स्वतः प्रक्रिया के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का किसी स्वतः प्रक्रिया माने ऐसी कोई क्रिया है जो सेल्फ हो रही, उस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, ये आप समझिए। किसी स्वतः प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी आपने फिजिकल केमिस्ट्री में जब 2 रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उनके द्वारा कुछ ऊर्जा बनती है। ये जो ऊर्जा बनती है इसको डेल्टा जी से दिखाते हैं। इसे मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी कहते हैं। चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, किसी स्वतः प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी या मुक्त ऊर्जा है। क्या है साहब? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह निगेटिव है? किसी स्वतः पर जो प्रक्रिया अपने से हो रही, थोड़ा सा रीजनिंग लगाओ, उत्तर बन जाएगा। सेल्फ रिएक्टिव प्रोसेस है, अपने आप हो रही है, तो उसमें मुक्त ऊर्जा क्या ऋणात्मक होगी? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह धनात्मक होगी? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह शून्य होगी? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अनंत या इनफाइनाइट होगी? ध्यान रखना है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है वो सेल्फ हो रही है, हमारा कोई उस पर एक्शन नहीं है, ना उत्प्रेरक लगा रहे हैं, ना उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, कोई उसके लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा हो रही है, अपने आप हो रही है, तो उसके द्वारा मुक्त ऊर्जा क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल पीएनएसटी ने पूछा। बच्चों इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। 14 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर। किसी जलीय विलयन की पीएच किस जलीय विलयन का पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बल्कि पीएच को ऐसे लिख लो तो ज़्यादा, पीएच 7 से कम है। ध्यान से, जलीय विलयन का मतलब होता है जो भी मेन तत्व है, जो भी पदार्थ है, उसमें पानी मिला हुआ है। आपको बताना है कि जलीय विलयन का पीएच 7 से कम है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह जलीय विलयन FeCl3 है? क्या वह जलीय विलयन सोडियम साइनाइड है, NaCN है? क्या वह जलीय विलयन पोटेशियम नाइट्राइट है, KnO3 है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है? इसकी भी यदि आपको रासायनिक क्रिया आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमें बताइए कौन सा जलीय विलयन जिसका पीएच 7 से कम है। आप लिख करके हमें बताइएगा किसका जलीय विलयन 7 से कम है। इसका भी डिस्कशन करके हम आपको समझा देंगे। और सेशन का अंतिम सवाल
आपसे पूछे, इसके पहले आपको बता दें कि हर सवाल पर एक कंप्लीट थ्योरी हम देने वाले हैं। जैसे ही सवाल समाप्त हो जाएगा, जब आपको उत्तर बताएंगे तो हर सवाल के लिए एक पन्ना हमने ऐड किया है, उस पन्ने पर थ्योरी लिखेंगे जो आपको नोट्स बनाने में मदद करेगी। इसलिए क्लास को क्विट करके मत जाइए, बार बार कह रहे हैं, क्लास को छोड़ कर मत जाइए, थ्योरी भी पढ़ लीजिए और ये देखिए कि आपने कितने सवाल कर पाए, क्योंकि सवाल ऐसे ही आएंगे, सवाल कठिन होंगे। 15वां और आज के सेशन का अंतिम सवाल, किसमें बंध कोण न्यूनतम है? किसमें बंध कोण न्यूनतम है? बॉन्ड एंगल जो है वो मिनिमम किसमें है? ये पीएनएसटी नीट यूपीएससी ने पूछा सर, किसमें बांध कोण न्यूनतम है, बंध का कोण सबसे कम है, ये आपको बताना है। प्रश्न है, ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह H2S है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह NH3 है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह मीथेन है और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह पानी है। किसमें बंध कोण या बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे कम है, ये आपको बताना है। एंगल कैसे जुड़ते हैं इसका विस्तार से भी डिस्कशन 15वें सवाल का हम लिखेंगे। आप यहां पर ऑर्बिट बताएंगे, यस पी। यदि आपको नहीं आता होगा तो सेशन के अंत तक जुड़े रहिएगा, इसकी थ्योरी भी पढ़ाएंगे, डिस्कशन 15 करेंगे। तो ये 15 सवाल में अब आप देखिएगा, उत्तर लिखे रहिएगा, कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही किया वो उत्तर का हिसाब किताब बना के रखिएगा। अब हम सीधे आपको पहले सवाल पर लिए चलते हैं और पहले सवाल का पूरा डिस्कशन आपको करके बताते हैं। पहला सवाल जो हमने पूछा था वो सवाल था, रेड लेड पर कि लाल रेड होता है। रेड लेड कौन होता है? इसका सही जवाब है बच्चों, रेड लेड का सही जवाब है ए, Pb3O4। कैसे ये Pb3 का निर्माण होता है इसका डिस्कशन हम यहां लिखते हैं। रेड लेड Pb3O4 होता है जो मिक्स्ड ऑक्साइड है। यह भी सवाल पूछा गया था, यह किस प्रकार का ऑक्साइड है? याद रखना ये मिश्रित ऑक्साइड है, मिक्स ऑक्साइड है, सॉरी मिक्स ऑक्साइड है। एक बात, दूसरे इसकी रासायनिक क्रिया कैसे, मिक्स ऑक्साइड कैसे बनता है ये देख लीजिए। 2PbO और PbO2 मिक्स ऑक्साइड कैसे बना रहे हैं? जब आपस में क्रिया करते हैं तब निर्मित होता है Pb3O। ये जो Pb3O4 बनता है ये मिक्स्ड MiX मिक्स्ड ऑक्साइड, यानी रेड लेड जो पहले सवाल हमने पूछा वो था Pb3O4। दूसरा सवाल हमने पूछा गैमेक्सिन का नाम क्या है। दूसरा सवाल था, इसका सही जवाब होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, यानी सी इसका सही जवाब है। कैसे सही जवाब है ये हम आपको करके बताते हैं। बेंजीन को आप जानते हैं, आपने बेंजीन को 10th 12th में ही पढ़ लिया होगा। बेंजीन इस तरह से
खटकोणीय रचना होती है जिसमें अल्टरनेट बांड लगे होते हैं, मतलब एक यहां लगा होगा, फिर एक छोड़ा होगा, फिर यहां लगा होगा, फिर यहां लगा होगा। ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ये देख लो, लगा दिया। इतना तो आप भी पढ़े होंगे और आप कर भी लेंगे। अब सवाल यह है कि 1 2 3 4 6, देखो जरा, इसका उत्तर है 1 2 3 4 5 6। यहां पर यदि पहले मान लो इसका नाम 1 रख दें, फिर 2 रख दें, फिर 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें, 6 रख दें, तो उत्तर बता रहा है कि 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, मतलब पहले कार्बन पर भी क्लोरीन, दूसरे कार्बन पर भी क्लोरीन, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें कार्बन पर भी क्लोरीन लगी हुई है। पढ़ लो, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ोगे, बड़ा आनंद आएगा। इसका मतलब 6 क्लोरीन के परमाणु हमको चाहिए। 6 क्लोरीन का परमाणु कैसे बना लें? 3Cl2 कर दें। सही है, तो 3 दूनी 6 हो गई। अब इस क्लोरीन की जब अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में क्रिया होती है, यूवी रेज, जब अल्ट्रावायलेट किरण इस बेंजीन पर क्लोरीन की उपस्थिति में गिरती हैं, तब बनता है ये एक रचना। ये बनी रचना बच्चों, यही रचना पर यह सवाल था। ये देखो, 6 कार्बन तो लिख ही सकते हैं, लिख दिया, लिख दो। स्ट्रक्चर वही काम करेगा, एक, फिर अल्टरनेट ये, फिर अल्टरनेट ये, और 6वें कार्बन परमाणु पर यहां से ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हुए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब बताओ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हेक्साक्लोरोसाइक्लो। हेक्सा माने होता है 6, हेक्साक्लोरो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ोगे, बड़ा आनंद आता है। नामकरण करने में बड़ा आनंद आता है, पर पढ़ो तो। यदि नहीं बनता है, नामकरण नहीं बनता है, नहीं सीखे हो, नहीं पढ़ पाए हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी सरल है, बायोलॉजी से भी सरल है। हेक्साक्लोरो साइक्लो, साइक्लिक है, साइक्लो हेक्सेन। ये इसका जवाब रहा, ये डिस्कशन। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर पर था, समन्वय संख्या का उदाहरण क्या है। इसका भी क्रिस्टल लेते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका सही जवाब तीसरे का CsCl है। कैसे है ये देख लो। क्रिस्टल, एक तरफ क्रिस्टल लिखो और एक तरफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो। क्रिस्टल कितने हैं? एक है ZnS, एक है NaCl, एक है CsCl। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ZnS का है 4, NaCl का होता है 6 और CsCl का होता है 8। ये दोनों क्रिस्टल जो हैं बराबर की मात्रा में जुड़ते हैं। देखो कहीं डबल नहीं है, जितना जिंक का है उतना यस का है, जितना Na है उतना Cl है, जितना Cs है उतना Cl है। तो 8 और 8 समन्वय संख्या
इसकी हुई, CS CL की, क्योंकि इसका 8 और 8 है, 8 और 8 समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेट करते हैं इसके। चौथा सवाल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हो कि नहीं निकालते हो, कैसे निकालते हैं? ये समझने की कोशिश करो। इसका सही जवाब होगा +2। कैसे निकाला? देखो, K4 Fe, थोड़ा दूर दूर रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, CN6। वो पूछ रहा है कि K4 की इसकी संख्या क्या है, इसकी पूछ रहा है आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी पूछ रहा है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की पूछ रहा है। इसकी देखो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगी। अब इसको विस्तार से कुछ खुद समझने की कोशिश करना। फिर +4 प्लस इसका पता नहीं, इसका आयरन का पता नहीं, इसकी पता करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पर इसकी पता नहीं, प्लस CN6, इसका मतलब CN6 का हो जाएगा -6। ये निकालना सीख लो। तो यदि x बराबर निकालते हैं, तो निकालोगे गणित वाले, तो ये निकलेगा x बराबर 2। मैथ वालों से पूछ लेना कैसे निकलता है, क्योंकि हम पूरा निकाल करके आपको बताएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरिएट, पोटेशियम साइनो हेक्सा, इसका नाम है फीरेट। पोटेशियम साइनो हेक्साफेरेट, ये इसका नाम है। चलो, 5वां सवाल है, अम्लीय हाइड्रोजन निम्न में उपस्थित होता है। 5वां सवाल, इसका सही जवाब है 5वें सवाल का, यदि आपने किया हो तो ये है इथाइन। कैसे इथाइन है, ये डिस्कशन पर देखो। इथाइल में यहां लिख देते हैं, इथाइन में, अब ये सब समझने की कोशिश करना। sp संकरण व 50% यस संकरण लक्षण होता है। अब यदि आपने ये सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा, इन चैप्टरों को भी हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरी थ्योरी जब तक पढ़ोगे नहीं तो ये सारी चीज़ें तुरंत प्रश्न के साथ नहीं समझ में आ पाएगी। पूरा इसके लिए 1 घंटे का समय चाहिए, तब उत्तर बनेगा। इथाइन में sp संकरण व 50% यस संकरण के लक्षण होते हैं, इसलिए यह
अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। कैसे, ये देख लो, C++CH पर जब AgNO3 प्लस 2NH4OH को मिलाया तो ये एथीन है, तो दोनों इसके प्रतिस्थापित हुए Ag से हो गए, प्लस एथीन, यहाँ भी H होगा बच्चों, ये तो ये Ag को प्रतिस्थापित किया, हट गया। अब देखिए ये कैसे सेट होता है, आगे रासायनिक क्रिया 2NH4NO3 प्लस 2H2। इसीलिए सिल्वर एसीटेट मिलाइट, सिल्वर, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट मिलाइड, इसको बोलते हैं। देखो कठिन सवाल पूछता है, इसलिए ये चैप्टरों को पढ़ना जरूर। छठवां सवाल था, निम्नलिखित समीकरण में शोधन की कौन सी विधि प्रकट होती है। ये जब इस धातु के साथ आयोडीन को मिलाते हैं तो यहाँ जाकर के फ्री हो जाती, मतलब पूरी तरह से शुद्ध मिलती है। ये एक वैज्ञानिक हैं डेवर मेथड, उन्होंने इस मेथड का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। और यह मेथड किस पर आधारित है, रेलवे ने पूछा था, तो यह मेथड लिख लेना, लिख लो ही, नहीं तो भूल जाओगे, इसको भी लिख लो, बॉन अर्केल डी बोर मेथड द्वारा किया जाता है। पहली बात तो ये लिख लो, एक बात। दूसरी बात ये लिख लेना, यह वेपर फेज मेथड है, यह वाष्प प्रवस्था क्रिया विधि कहलाती है। इसको अंग्रेजी में वेपर फेज मेथड कहते हैं, वेपर फेज मेथड कहते हैं। तो इसको करना। सातवां सवाल था हमारा, लोहे के प्रगलन में बात्या भट्ठी में सबसे ऊपरी सिरे पर, सातवें सवाल का सही जवाब होगा कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के द्वारा अपचयन की प्रक्रिया होती है, यानी डी इसका सही जवाब होगा। कैसे, इसका, इसमें 2 पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, वो लिख लीजिए कि बात्या भट्ठी के अपचयन के ऊपरी क्षेत्र में हेमेटाइट का कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयन होता है। इसकी रासायनिक क्रिया भी याद कर लो, कभी पूछ सकता है, Fe2O3 प्लस 3CO, ये दूसरे पॉइंट में लिख लेना, इक्वल टू होगा
2Fe प्लस 3CO। 8वां सवाल था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकारक एथिलीन एवं एसेटिलीन के बीच विभेद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये लैब का प्रैक्टिकल। इसके लिए 2 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। इसका सही जवाब होगा अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसको पहले पॉइंट को लिख देते हैं। एसेटिलीन चूंकि अम्लीय है, एसेटिलीन के अम्लीय गुण के कारण एसेटिलीन के अम्लीय गुण के कारण यह अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्रिया करके एसिटेनिलाइड का, ये भी याद कर लेना, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है, एसिटेनिलाइड का अवक्षेप देती है। अब देखिए रासायनिक क्रिया को कैसे दिखा सकते हैं। रासायनिक क्रिया को एसेटिलीन बनाइए, ये है एसेटिलीन, 3 बंद होगा तो एसेटिलीन होगी। एसेटिलीन पर क्रिया कराया प्लस CO2Cl2 प्लस NH4OH प्लस NH4OH। ये जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कैसे दोनों का प्रतिस्थापन होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हुआ एसेटिलीन, इसके बीच में लग गए 3 बंध। अब इसका H जो है कॉपर के द्वारा हटा दिया गया, हट गया। अब ये जो बना 2NH4Cl प्लस 2H2। स्टेनिलाइड का ये अवक्षेप बनता है, ये इसका अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, यही इसका डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर वेट योग होता है, किसका योग होता है, यह सवाल पूछा गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, सिर्फ प्रोटॉन का है, केवल इलेक्ट्रॉन का है। तो ये कई जगह आपने पढ़ा होगा। इसका 9वें सवाल का सही जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। लिखा हुआ आपको मिलेगा। हमने कहा था कि 10th 11th 12th की किताब पर लिखा है A बराबर होता है N+P। ये फार्मूला लिखा हुआ है बुक पर। यानी मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार बराबर होता है प्रोटॉन, अच्छा एक चीज और पूछा है, उसको भी लिख दें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामान्य रूप से न्यूक्लियन भी बोलते हैं, ये याद रखें। ये दूसरा पॉइंट, एक सवाल मध्य प्रदेश की PSC में न्यूक्लियन भी पूछा था। न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके बताते हैं। 10वां सवाल था हमारा, मार्कोनिकॉफ के नियम पर था। तो इसका सही जवाब होगा ब्यूटीन 2। कैसे होगा जवाब, ये लिखे देते हैं 10वें सवाल को। मार्कोनिकॉफ का नियम,
निकाफ का नियम, मार्कोव-निकाफ का नियम सममित्र एल्कीन पर लागू होता है। याद कर लो, एल्कीन, सममित्र एक जैसी जो एल्कीन होती है, एल्कीन पर लागू होता है, सब पर लागू नहीं होता, एल्कीन पर लागू होता है, लागू नहीं होता, इसीलिए इसका सही जवाब हो गया ब्यूटीन 2। सम्मित्र नहीं है, सम्मित्र पर लागू नहीं होगा, इसलिए इसका सी। 11वां सवाल था हमारा, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आप जानते हो कि बोर ने इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को समझाया था। आइसोटोप के बारे में कुछ नहीं कहा था, बाकी सब ने कहा था। इसको भी लिखे देते हैं 11वें डिस्कशन को, कि बाहर बोर लिख लो, बोर वैज्ञानिक जो हैं, बोर आइसोटोप्स से संबंधित नहीं है, बोर कोषों के कोणीय संवेग, बोर सेल के कोणीय संवेग व वृत्ताकार कोषों से कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये सारा बोर का परमाणु मॉडल है संबंधित, इसलिए वही जोड़ा गड़बड़ है। लेकिन जोड़ा गड़बड़ है तब भी इसको याद रखिएगा। 12वां सवाल हमने पूछा था, कीसेराइट किसका अयस्क है। याद कर लो बच्चों, कीसेराइट जो होता है टिन का अयस्क है। इसके बारे में भी एक लाइन आपको बताना बहुत जरूरी है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। एक सवाल पर जब हम एक सवाल आपसे पूछते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो चारों ऑप्शन दिए गए चारों के बारे में आपको बता दें। नहीं बता पाए हम तो चारों ऑप्शन के बारे में आप खुद पता कीजिए, क्योंकि उससे जुड़े हुए सवाल किसी और परीक्षा में या दूसरे सवाल के रूप में पूछे गए हैं। कीसेराइट जो है लिखिएगा SnO2 को टिन स्टोन भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्थात कीस्टेराइट अर्थात यह टिन का अयस्क। तो ये दूसरा। 12वां हुआ। 13वां सवाल, किसी स्वतः प्रक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक हो। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल हो सकता है आपने उत्तर किया हो। तो वास्तव में मुक्त ऊर्जा जो होगी वो जब कोई हम एफर्ट नहीं कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के इस चैप्टर को पढ़िएगा, वो ऋणात्मक होती है। इसको भी लिख लेते हैं कि स्वतः प्रक्रिया के लिए स्वतः प्रक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक होती है। 14 नंबर का सवाल था, किसी जलीय विलयन के pH
7 से, किसका जलीय विलयन, किस जलीय विलयन का pH 7 से कम है। अब ये तो आप बता सकते हैं और क्यों है, ये भी आपको समझना होगा। इसका सही जवाब है KNO3। कैसे है ये रासायनिक क्रिया लिख करके हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, FeCl3 प्लस 3H2O जलीय विलयन बन गया। अब जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो FeOH3 प्लस 3HCl बना। अब ये और ये, इसका नियम ये है कि इसमें एक दुर्बल क्षार, ये दुर्बल क्षार, और इसका जलीय विलयन प्रबल क्षार, प्रबल। और जब ये आपस में मिलेंगे, इनके दोनों के मिलने से, तो विलयन जो होगा वो अम्लीय हो जाएगा। ये चैप्टर भी पढ़ना। ऐसे सवाल पीएनएसटी में कई जगह पूछे गए। ये तो हम एक एक सवाल का टुकड़ा आपको दिखाते हैं, बहुत सारे सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरी भी आपको पढ़ना है, नहीं बनता तो आप हमको बताइएगा, इस पर भी हम सेशन आपके लिए लाएंगे, किसमें बंध कोण न्यूनतम है। और आज के सेशन का अंतिम डिस्कशन 15वें सवाल पर, किसमें बंध कोण न्यूनतम है। इसका सही जवाब होगा बंध कोण न्यूनतम सबसे मीथेन में होगा। कैसे होगा ये देखिए, पहले चारों को लिख लेते हैं। एक को लिखा हमने H2S, एक को लिखा NH2, एक को लिखा कैसे कम है ये आपको दिखा दें, और फिर एक को लिखा पानी। कैसे कम हो रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है वो sp3 है। आप ये इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था sp3 ऑर्बिट, ये सब कुछ हम बता चुके हैं, एक बार और पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक sp3 ऑर्बिट, यहाँ पर भी sp3 ऑर्बिट, यहाँ पर भी sp3 ऑर्बिट, और यहाँ पर भी sp3 ऑर्बिट। अब आबंधी युग्म, यहाँ आबंधी युग्म, इसमें 2, इसमें 1, इसमें कोई युग्म नहीं, इसमें 2। इसमें जो बंध कोण बनेगा, बंध कोण या बॉन्ड एंगल जो बनेगा उसको देखिए, इसमें 89 डिग्री का बनता है, 89 डिग्री का। यह भी पीएनएसटी में पूछा है, H2S में बंध कोण कितने डिग्री का है, यह भी सवाल पूछा है। इसको सवाल को आप तैयार कर लीजिए, 89 डिग्री का, इसमें 107 डिग्री का, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का, और इसमें 105 डिग्री का। अभी और सवाल केमिस्ट्री पर तैयार है, पर सेशन ज़्यादा लंबा ना चला जाए, इसलिए अब सेशन को बच्चों यहीं पर रोकना होगा। 15 सवाल हुआ, 15 सवाल पर डिस्कशन हुआ। यह हमारी क्लास शाम को 5 बजे लाइव होगी। आपके दिमाग में कोई सवाल बनता है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, उसका भी जवाब हम आपको देंगे। तो बच्चों, आज के लिए आज की क्लास को यहीं पर रोकें। इसके पहले आपको फिर से एक बार सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। भगवान गणेश आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें। और बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।